नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। दुनिया को जब लगा कि वो एक वायरस की गिरफ्त से बाहर निकलने वाली है, तब वही वायरस एक दूसरे रूप में सामने आ गया। तैयारी थी पुराने दुश्मन से लड़ने की, लेकिन बहरूपीय दुश्मन ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया। संक्रमण फैलने का डर बढ़ने लगा, कयासें और अटकलें चलने लगे। नए वेरिएंट से दुनिया डरी हुई है, लेकिन क्या ये डर जायज है? क्या वाकई ओमिक्रॉन पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? अल्फा से शुरू हुआ सफर बीटा, गामा और डेल्टा होते हुए ओमिक्रॉन तक जा पहुंचा है। जो पहले इंटरेस्ट की श्रेणी में आता था, अब वो कंसर्न की कैटेगरी तक जा पहुंचा है। एक वायरस के खतरे बेशुमार हैं, एक वायरस के रूप हजार हैं। पुराना वायरस गया नहीं, नए वेरिएंट ने दस्तक दी। वैक्सीन लगी ही थी कि नई वैक्सीन की बातें होने लगी। पहले कोविड का कहर था, अब ओमिक्रॉन का असर। कोरोना के वायरस में फिर से म्यूटेशन हुआ तो एक नए वेरिएंट ने जन्म ले लिया, और इस नए वेरिएंट ने दुनिया को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। बच्चों की वैक्सीन का इंतजार हो ही रहा था कि अब इस नए वायरस ने दोबारा खतरे का अलार्म बजा दिया है। तो क्या फिर से वही वक्त आने वाला है? क्या फिर से सांसों की जद्दोजहद शुरू हो जाएगी? क्या वाकई ओमिक्रॉन पर वैक्सीन बेअसर है? क्या अभी तक कोई दवाई नहीं बन पाई? क्या बच्चों बुजुर्गों पर खतरा ज्यादा है? क्या वाकई ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत है? क्या म्यूटेशन ने वायरस को कमजोर बनाया है या ताकतवर? कैसे पता चले कि संक्रमण कोरोना वाला है या ओमिक्रॉन वाला? सवाल बेइंतहा है, परेशानियां बेशुमार हैं। आज आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। ओमिक्रॉन ग्रीक शब्दकोश का हिस्सा है। इससे पहले कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स के नाम भी ग्रीक अक्षरों से उठाए गए, वहां से लिए गए। ग्रीक अक्षरों में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जैसे लेटर्स हैं जिन पर वायरस के वेरिएंट्स को नाम दिया जाता रहा है। लेकिन आखिर ये नाम डर का दूसरा रूप कैसे बनता जा रहा है? ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और इससे कितना डरना और कितने सतर्क रहने की आवश्यकता है? कोरोना वायरस का नया रूप दुनिया को डरा रहा है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। संक्रमण धीरे धीरे पैर पसारते हुए अब भारत तक आ पहुंचा है। जो ओमिक्रॉन का पहला केस इंडिया में डायग्नोस हुआ था, वो भी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। दो इनिशियल स्टेटमेंट में ये पाया गया है कि इसकी स्प्रेड डेल्टा या डेल्टा से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम अपने गार्ड्स को डाउन ना करें। ओमिक्रॉन की पहचान सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इस वायरस में अब तक सबसे ज्यादा 55 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिसमें से 32 म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। लेकिन क्या ये म्यूटेशन वायरस को कमजोर बनाते हैं? क्योंकि जानकारों के मुताबिक वायरस अपने वजूद को बचाए रखने के लिए ही म्यूटेट करता है। अभी स्टडीज चल रही हैं जिसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा हुए हैं, म्यूटेशंस बहुत ज्यादा हुए हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं, और इसकी वजह से इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो बहुत तेजी से हो रही है।
हम रात को सोते हैं तो ये कम कंट्रीज में होता है और सुबह को सो के उठते हैं तो 6 कंट्रीज में और पहुंच जाता है। इतनी तेजी से ओमिक्रॉन का फैलना जो है वो वैज्ञानिकों में चिंता को दर्शाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना का ये म्यूटेशन माइल्ड टू मॉडरेट तो जरूर है, लेकिन इसके खतरे को नजरअंदाज करना गलत होगा, क्योंकि जब 2 साल पहले कोरोना की शुरुआत हुई थी तब भी ज्यादातर मरीज ठीक हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती गई इसकी गंभीरता भी बढ़ती गई। इसीलिए ओमिक्रॉन में जिस प्रकार का म्यूटेशन अभी देखा जा रहा है ये या तो बहुत खतरनाक हो सकता है या फिर उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा बदलाव की वजह से ये कमजोर हो सकता है, जो अभी शोध का विषय है। वायरस के स्वरूप में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं और इसी तरह कोरोना वायरस में भी कुछ बदलाव हुए हैं जिससे अलग अलग वेरिएंट का जन्म हुआ है, जैसे अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट। लेकिन हाल ही में ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट सामने आया है जो कि कोविड का ही एक बदला हुआ स्वरूप है और इस वेरिएंट में 50 से भी ज्यादा बदलाव देखे गए हैं। लेकिन अगर हम इस वायरस में हुए म्यूटेशन को 1918 के स्पेनिश फ्लू में हुए म्यूटेशन से तुलना करें तो डर लाजमी है। स्पेनिश फ्लू का वायरस म्यूटेट करने के बाद ज्यादा खतरनाक हो गया और अगले कुछ सालों में उसने दुनिया में ज्यादा तबाही मचाई। दरअसल म्यूटेशन 2 तरह के होते हैं। पहला होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। ये वायरस के जीन्स में हुए छोटे बदलाव होते हैं तो उसकी सतह पर मौजूद HA और NA प्रोटीन्स को ये बदल देते हैं। वायरस की सरफेस प्रोटीन दरअसल एंटीजन होते हैं, यानी शरीर का प्रतिरोधक तंत्र इनको पहचान कर इनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है और लड़कर बीमारी को ठीक करता है। वायरस में होने वाले ये छोटे मोटे बदलाव अमूमन एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, जिनसे शरीर को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन लंबे वक्त तक हुए बदलावों की वजह से वायरस ऐसे रूप में आ जाते हैं जिनको शरीर का इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता और दोबारा संक्रमण का शिकार हो जाता है। दूसरा म्यूटेशन एंटीजेनिक शिफ्ट कहलाता है। इसमें वायरस के जीन में बदलाव का मुख्य कारण किसी जानवर से फैलने वाले संक्रमण की वजह से हो सकता है। स्वाइन फ्लू इसका एक उदाहरण है। ओमिक्रॉन का म्यूटेशन एक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है। दरअसल कोई भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करता है, जिससे वो हमारी सेल्स के साथ जुड़ता है। और ये हम सब जानते हैं कि जब सेकेंड वेव आई थी तो वो डेल्टा वेरिएंट के कारण आई थी और उस डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में मात्र 2 बदलाव थे, लेकिन इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में लगभग 30 बदलाव देखे गए हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन की तुलना करें तो ओमिक्रॉन में कुल 53 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिनमें से 32 म्यूटेशन उसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। ओमिक्रॉन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में भी 10 म्यूटेशन हो चुके हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट में महज 2 ही म्यूटेशन हुए थे। उसके स्पाइक प्रोटीन में कुल 18 म्यूटेशन हुए थे। ओमिक्रॉन की R वैल्यू डेल्टा से करीब 6 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज 35 से 45 लोगों में संक्रमण फैलाएगा। डेल्टा वेरिएंट की R वैल्यू 6 से 7 थी। इसका मतलब यह है कि डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति इस वायरस को 6 से 7 व्यक्तियों में फैला सकता है। There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures like the use of diagnostics, therapeutics, or vaccines. So far, there's little information, but those studies are underway. So we need researchers to have the time to carry those out, and WHO will inform the public and our partners and our member states as soon as we have more information. Once the variant is classified as a variant of concern, it's really important that we have good SARS-CoV-2 surveillance around the world. The Technical Advisory Group for Virus Evolution will be meeting regularly about Omicron. It will take days to weeks for some of these studies to be undertaken. It's really important that these studies are done and they're done comprehensively. As soon as we have more information, we will make that information public. But it's important to know that there's a lot that you can do to keep yourself and your loved ones safe. अगर आपको खांसी, जुकाम या बुखार हो रहा है तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये वायरस का कौन सा वेरिएंट है? RT-PCR टेस्ट के जरिए ये तो पता चल जाता है कि कोरोना का संक्रमण है या नहीं है, यानी आप पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। लेकिन इस RT-PCR टेस्ट के बाद ये पता लगाया जाता है कि आखिर संक्रमण किस वेरिएंट से है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है
जो जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए किया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी वायरस में हुए जेनेटिक बदलाव से ही उसके नए वेरिएंट का निर्माण होता है। कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड को डीकोड करने की प्रक्रिया ही जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाती है। इसके जरिए वैज्ञानिक वायरस के आरएनए का अध्ययन करते हैं और ये पता करते हैं कि उसमें संक्रमण फैलाने की कितनी क्षमता है। केमिकल हम बेस बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जिसमें म्यूटेशंस आप कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। तो जब हमको आरएनए इल्यूट मिलता है, प्यूरिफाइड आरएनए, वो आप देख सकते हैं, वो जो छोटी छोटी ट्यूब्स रखी हुई हैं उनमें हर एक डिफरेंट सैंपल का आरएनए है। यहाँ पे इस चार्ट पे अगर आप नजर डालेंगे तो आरएनए आइसोलेशन के बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है लाइब्रेरी प्रिपरेशन, जिसमें सभी सैंपल्स के साथ हम केमिकली मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसका क्यूसी चेक करते हैं। उसके बाद इन सैंपल्स को इस प्लेट में डालते हैं। मशीन में क्या होता है? ये पीसीआर मशीन है, आपने आरटीपीसीआर जैसे सुना है, उसी का बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ है। इसको हम पीसीआर मशीन बोलते हैं। यहाँ पे जब प्लेट रखी जाती है और हर एक वेल में प्लेट की बहुत 96 सैंपल्स इसमें एक बार में जा सकते हैं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास बाकी के जो प्रोसेस इसके बाद होने वाले हैं उसके लिए हमारे पास इनफ क्वांटिटी ऑफ डीएनए रहे, ताकि वो सारी चीजें हो सके। किसी भी वायरस के म्यूटेशन को समझने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। कई बार म्यूटेशन की ये प्रक्रिया वायरस को खतरनाक बना देती है। वायरस में बदलाव होने पर कई बार मौजूदा दवाएं या वैक्सीन काम नहीं करती। ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग से जो जानकारी सामने आती है वो नई दवा बनाने में काम आती है। सीक्वेंसिंग के जरिए ये समझने की कोशिश की जाती है कि वायरस में म्यूटेशन कहां पर हुआ। अगर म्यूटेशन कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में हुआ हो तो ये ज्यादा संक्रामक होता है, जैसा कि ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है। हम सीक्वेंस करते हैं तो हम एक साथ 384 सैंपल या 48 सैंपल 48 सैंपल एक साथ हम सीक्वेंस करते हैं। तो ये टैग हमें बताते हैं, जब सीक्वेंसिंग का डेटा हमारे पास आता है तो हम उन सैंपल्स को डिफरेंशिएट कैसे करें, इसके लिए हम उसमें केमिकली टैग ऐड करते हैं। ये जो मशीन है बायो एनालाइजर, इससे हम हमारे जो सैंपल जो हमने बनाया है, जिसकी लाइब्रेरी प्रिपेयर की है, उसकी हम साइज चेक करते हैं और सेकंड हम उसका क्वांटिटी चेक करते हैं। जो हमने लाइब्रेरी बनाई है उसकी क्वांटिटी, उसका कंसंट्रेशन प्रॉपर है, उसका साइज प्रॉपर है। उसके लिए ये एक चिप है बायो एनालाइजर, जिसमें हम एक साथ 11 सैंपल लोड कर सकते हैं। इस सैंपल इन वेल्स में हम सैंपल लोड करते हैं एंड इस चिप को हम इस मशीन में यहाँ पे रख देते हैं एंड उसके बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो सीक्वेंस होता है वो इसी तरह से दिखता है। ये एक सैंपल का सीक्वेंस है। जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आप हमें बता पाएंगे ATGC का कहाँ पर है? इस सैंपल को अगर आप देखेंगे तो इसमें म्यूटेशंस कहाँ हैं और कहाँ नहीं है, क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है, वो हमको पता नहीं चल सकता। हम इसके लिए एक और कंपैरिजन की जरूरत पड़ती है। तो हम मान लीजिए हमारे पास ओमिक्रॉन का सस्पेक्टेड सैंपल आया हुआ है, तो उसकी सीक्वेंस को हम किसी रेफरेंस जीनोम के साथ, यानी कि जब पहली बार कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ था 2 साल पहले, उसकी सीक्वेंस हमारे पास है, उस सीक्वेंस के साथ इस सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले RT-PCR सैंपल को लैब में लाया जाता है। यहाँ पर उस सैंपल में से आरएनए को अलग किया जाता है। आरएनए अलग करने के बाद इसे -80 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। इसके बाद सीधे से जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में लाया जाता है, जहाँ पर आरएनए प्रोसेसिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फिलहाल तो दुनिया भर में दहशत का कारण बना हुआ है। कई देशों में कोरोना के मामलों में बहुत ज्यादा तेजी देखी जा रही है। अब तक करीब 57 से ज्यादा देशों में इस नए वेरिएंट के केस पाए जा चुके हैं, लेकिन इसको पहचानने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
ओमिक्रॉन के लक्षण भी बिल्कुल सामान्य सर्दी जुकाम की तरह ही होते हैं। ये बिल्कुल साधारण वायरल फीवर की तरह होता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसमें लापरवाही की गुंजाइश है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, स्वाद और खुशबू आना बंद हो गई है, बुखार और थकान भी है, सर दर्द और बदन दर्द की शिकायत है, सूखी खांसी है, गले में खराश भी है, तो आप ओमिक्रॉन वेरिएंट के शिकार हो सकते हैं। अभी तक जो भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस देश में डिटेक्ट किए गए हैं, उनमें मुख्यतः माइल्ड सिम्टम्स ही पाए गए हैं। कंटिन्यूड बेसिस पर टेक्निकल एडवाइस हम लोग के सामने यही आ रही है कि वैक्सीनेशन पर हमारा ध्यान बना रहे और वैक्सीनेशन के साथ साथ जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी कि यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन एक नए नॉर्मल के रूप में हम अपने जीवन में समाहित करें। इतनी तेजी से ओमिक्रॉन का फैलना जो है वो वैज्ञानिकों में चिंता को दर्शाता है, लेकिन अच्छी बात जो ये है वो इसकी मॉर्टेलिटी कम है अभी, और इसके सिम्टम्स बहुत कम हैं, और खास सिम्टम जो इसको हम लोगों को पहचानना है वो थकान है, उसके साथ गले में खराश है, हल्का बुखार है, सर में दर्द है, और कभी कभी इसके साथ दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं। अभी तक की जितनी रिसर्चेस है, और चूंकि ये सिर्फ 8-10 दिन का ही केस है, अभी सिर्फ लिमिटेड केसेस हैं, लिमिटेड कंट्रीज में है, जैसे इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है, वहां भी लिमिटेड केसेस हैं, तो कोई भी कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना एविडेंस बेस्ड, जिसे हम एलोपैथिक मेडिसिन में कहते हैं, आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। बट उसके साथ ये भी नहीं है कि हम अपने जो भी एहतियात हम बरतते हैं, हम उनको बरतना कम कर दें। ये हो सकता है ओमिक्रॉन उससे माइल्डर हो, और ये भी हो सकता है कि ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक हो। तो हमें अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है कि ये एक बुरी बीमारी है, हम उन दिनों को वापस ना देखें जो हमने झेला है एज अ डॉक्टर या एज अ पेशेंट, और हमें अपनी सारी प्रिकॉशंस वैसे ही जारी रखनी चाहिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में वैज्ञानिकों के पास जानकारी कम होने की वजह से इसके बचाव और रोकथाम की जानकारी भी कम है, लेकिन जानकार मानते हैं कि सबसे पहले तो अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन जरूर लगवा लें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से खुद को दूर रखें, मास्क लगाएं, लक्षण हो तो कोरोना का टेस्ट कराएं और खुद को आइसोलेट कर लें। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या आपको बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत है। देखते रहिए आज तक।